नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र सरकार इस समय तो ट्रिपल इंजन की लेकिन मजबूत सरकार चल रही है। वैसे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पटरियों पे भले तेजी से दौड़ रही हो, लेकिन इंटरलॉकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही हो ऐसा लगता है। बात कुछ ऐसी है कि एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने ऐसे बयान देना शुरू किया है जो बेतुके हैं, लेकिन इससे ट्रिपल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। भरत गोगावले नाम के विधायक ने मीडिया के सामने कह दिया कि जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनकर पद पर विराजमान जो हैं वो हमारे दम की वजह से, हमारी वजह से, आमच्या जीवावर यानी कि हमारी ताकत पे, हमारी वजह से वो उस पद तक पहुंचे हैं। बच्चू कडू इन्होंने ऐसा निवेदन दिया है कि अगर गलती से भी अजीत पवार मुख्यमंत्री बन गए तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जब से शिवसेना और बीजेपी के साथ में हो गई है और अब एकनाथ शिंदे के गुट के विधायकों को ये लगने लगा है कि उनके हिस्से में निखंड नहीं आने वाला, यानी कि उनके हिस्से में अब पहले जो प्रॉमिस किया गया था वो सारे के सारे पोस्ट, पोजीशन और पद नहीं आने वाले हैं, तो अब उनकी बयानबाजियां शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर संजय राउत पहले ही बयान दे चुके हैं कि कई सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या वाकई में सही समय आने पर शिवसेना के नाराज विधायक यानी उद्धव ठाकरे से नाराज ऐसे विधायक एक बार फिर उद्धव ठाकरे का रुख करने वाले हैं, या फिर अन्य राज्यों की तरह जो छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं कुछ ना कुछ पाने के लिए, वही सारे विवाद चल रहे हैं? इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजनैतिक विश्लेषक जयंत माइनकर जी। जयंत माइनकर जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। ये जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आप इन बयानों को कैसे लेते हैं? क्या ये बहुत ही गंभीरता से लेने लायक बयान है, या ये हर एक सत्ता के अंदर जैसे बर्तन एक दूसरे से टकराकर आवाज करते रहते हैं, ये कुछ ऐसा ही है? ये इसी प्रकार से के बयान है जो जबकि रियल ट्रिपल इंजन सरकार, मैं रियल इसके लिए बोलता हूं कि जबकि उद्धव के 57, कांग्रेस के 44 और राष्ट्रवादी के 54, ये तीन मिला के एक सरकार मिली जुली चल रही थी, तो वो जो रियल ट्रिपल इंजन सरकार थी इसी प्रकार से आरोप हुआ करते थे और इसी प्रकार के प्रॉब्लम थे। क्योंकि होता है क्या, ये जब तीन पार्टियां मिला के आपस में आती है, पहले की उद्धव के टाइम की समझो या अभी के एकनाथ शिंदे के वक्त की, कोई वक्त, ये सभी लोगों ने आपस में कहीं ना कहीं एक दूजे के ऊपर कई लांछन लगाए हैं। हो सकता है एक दूजे के कार्यकर्ताओं को डिफीट किया है, एक दूजे के ऊपर करप्शन से लेके सभी प्रकार के आरोप लगाए हैं। बाकी तो बात छोड़ दो, खुद अजीत पवार के ऊपर 70,000 का बहुत बड़ा घोटाले का आरोप तो किसने किया है हमको सबको पता है। अब होता है क्या, इसमें एक इंग्लिश में एक कहावत है, स्ट्रेंज बेड फेलोज इन पॉलिटिक्स। तो ये स्ट्रेंज बेड फेलोज, अभी तो हम बोलेंगे क्या अजीत, देवेंद्र और एकनाथ शिंदे ये ऐसे है क्या? तो हाँ, जिन्होंने कहा था, जो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि अजीत पवार हमारी पूरी फाइल रोक रहे हैं, जो देवेंद्र फडणवीस और 70,000 करोड़ का घोटाला संघ परिवार बीजेपी कर रहे थे, आज ये तीनों एक साथ है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो उनके मिडिल लेवल के यानी एमएलएज है, वो कभी मानते नहीं और उनको लगता है कि मैं यहां रहूं तो मेरे को क्या मिलेगा। जो आपने बहुत सही बात कही
कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के साथ आए हुए 40 लोगों को लग रहा है कि अजीत के आने से और उनके 40 लोगों के आने की वजह से क्या हमको मिलेगा, और बिल्कुल सही बात है, नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मिनिस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 14-14-14। तुमको क्या मिलेगा? जो हो सकता था 25-25 हो जाएगा या 20-22 जो हो जाएगा, अभी तो वो एकदम कम हो जाएगा, तो तुमको क्या मिलेगा? और दूसरी बात, अजीत पवार जैसा एक मंझा हुआ खिलाड़ी आने के बाद जिसके बारे में बोला जाता है कि वो सीएम भी बनेगा, तो नेचुरली एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचने लगता है। यहाँ रहने से अगर यही मिलेगा, और जनरली डिफेक्शन किए हुए लोग री इलेक्ट नहीं होते, ये छगन भुजबल के टाइम से इतिहास है। देखिए, क्योंकि आम पब्लिक को ये डिफेक्शन क्यों किया ये वो जानते हैं, वो सीधा बोलते हैं। अभी जिसको खोके वगैरह बोला जाता है, उससे भी अच्छा आपने वहां जाके क्या मिनिस्ट्री पाई, सबको पता है। ये खुलेआम लोग बोलते, और बहुत कम लोग होंगे कि जो डिफेक्शन करने के बावजूद जिस पार्टी में जा रहे उस पार्टी से चुन के आ रहे हैं, तो लोगों को वो पसंद नहीं आता। तो क्यों ना हम वापिस चले जाए। ये जो संजय राउत का कहना है कि कुछ लोग हमारे संपर्क में हैं, मैंने आप ही के चैनल पे एक बार कही हुई बात फिर से रिपीट करता हूं। ओरिजिनली दिसंबर 1991 में जब छगन भुजबल ने शिवसेना छोड़ी थी, तब उनके साथ कुल शिवसेना के 18 विधायक थे। आखिर में कितने गए? 15, और 3 वापिस आए शिवसेना। तो क्या ये हो नहीं सकता एकनाथ शिंदे के 40 लोगों के बाद, क्योंकि 40 में से कुछ 10-12 लोगों को मिनिस्ट्री मिली है, बाकी लोगों को हो नहीं सकता बच्चू कडू, हालांकि वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनके जैसे एक मुंहफट आदमी, क्या वो कुछ अपना नया रास्ता ले नहीं सकता? ऑब्वियसली ले सकता है। और एक बात जो मैंने उस वक्त, जबकि उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जो मैं नाम लेके कॉन्स्टिट्यूंसी लेके बोलता था कि देखो, सुहास कांदे अभी ये जो है वो शिवसेना के हैं, और उन्होंने पंकज भुजबल का डिफीट किया है, लेकिन सुहास कांदे और छगन भुजबल दोनों एक ही सरकार में थे उद्धव ठाकरे के, तो फिर उनको कैसा जम सकता है? पाटन में वैसा ही होता था। पाटन में विक्रमजीत सिंह पाटनकर, उनके बेटे को डिफीट किया था शंभूराजे देसाई ने। अब दोनों पार्टियां एक साथ में बैठी थी, कैसा हो सकता है? तो इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स एकनाथ शिंदे के 40 लोगों में, अजीत दादा पवार उनके 40 लोगों में, वो तो बिल्कुल सामंतशाही जमींदारी। अरे हमने तो राज देखा हुआ है, हमने तो 17.5 साल तक राज किया है। इस भाषा में आए हुए दिलीप वळसे पाटिल, छगन भुजबल, उनको तो बोलते हैं ये तो हमारे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है, इस प्रकार से बोलने वाले लोग। अब क्या उनमें ये प्रॉब्लम नहीं होगा? ये प्रॉब्लम उस वक्त भी था उद्धव ठाकरे की सरकार में, और आज भी है। इसी प्रॉब्लम का फायदा लेके कुछ बीजेपी कोशिश करेगी कि वो खुद बढ़े। और जो भरत गोगावले जिसके बारे में आपने कहा, अब ये तो बात सही है। देखो, अगर नारायण राणे या कोई एकनाथ शिंदे या ऐसे कोई बोल सकते कि उद्धव आप जो आगे बढ़े हो ना, वो हम लोगों ने, हमने कुर्बानी दी, हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने ऐसा करवाया, ऐसे कई भाषण बोले जाते। उसी प्रकार का एक स्टेटमेंट आज भरत गोगावले ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा है। क्या फर्क है? मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं है। वही एक लाइन है कि भैया आप जो खड़े हमारी वजह से, यानी इसका मतलब क्या है कि मुझे जो निवाला खाना है, मेरी थाली में जो मुझे प्रॉमिस किया गया था वो दो, तो मैं चुप बैठता हूं, नहीं तो मेरे लिए मेरे रास्ते खुले हैं। इसके अलावा बिटवीन द लाइंस ये भरत गोगावले के स्टेटमेंट में ये डायरेक्ट अटैक के अलावा और मुझे कुछ नहीं दिखता। ये डायरेक्ट अटैक है उनका। लेकिन जयंत जी, इस तरह से डायरेक्ट अटैक करना और अजीत पवार का सीएम इन वेटिंग बने रहना, बीजेपी का पूरी तरह से साइलेंट रहना, कहीं ना कहीं आपको भविष्य में एक अनस्टेबल गवर्नमेंट दिखाई दे रही है, या फिर ये स्टेबल ही दिख रही है? मुझे ये स्टेबल दिख रही है, क्योंकि जो अनस्टेबिलिटी थी वो बराबर 2.5 साल के बाद खत्म हो गई। अभी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, क्योंकि जो बीच वाला बैलेंसिंग एक्ट जो है, इसको मैं, इस सरकार को मैं बैलेंसिंग एक्ट मानता हूं देवेंद्र को, हालांकि वो इतने खुद
अपने अपने मन की एम्बिशन को दबाए रखे वो बैलेंसिंग एक्ट खेल रहे हैं। और जब तक देवेंद्र फडणवीस यानी 105 आमदार कुछ नहीं बोलते तब तक ये सरकार चलती रहेगी, चाहे ऊपर अजीत दादा रहे चाहे एकनाथ शिंदे रहे। क्योंकि रियल क्लेम वैसे देखा जाए, नंबर वाइज नंबर गेम में देखा जाए तो रियल क्लेम तो देवेंद्र फडणवीस का है, लेकिन वो तो शांत बैठे हैं। और वो शांत इसलिए बैठे हैं, अब मैं परसों जिसके बारे में हमने जिक्र किया था, बीड़ में वो सभा के बारे में जो जो शरद पवार ने कहा था कि जो देवेंद्र को यहाँ करना पड़ा वही नरेंद्र को दिल्ली में करना पड़ सकता है। क्योंकि आज देवेंद्र शांत इसके लिए बैठे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों को मैं साथ में रखूं, बैलेंसिंग एक्ट करूं और जितना हो सके 48 महाराष्ट्र की लोकसभा सीटों में से जितना हो सके ज्यादा बीजेपी की झोली में यहां से डालूं ताकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर पद के और नजदीक जा सके। 200 के नीचे रहे तो चांसेस बहुत कम लगते हैं, फिर किसी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। महाराष्ट्र से थोड़ा ज्यादा गया तो 200 के ऊपर जाएंगे। ये बार्गेनिंग इसके लिए यानी संघ परिवार के बारे में बोला जाता है, वो बहुत लंबी सोचते हैं, उसमें से कितना मिलता है, आखिर सत्ता ही मिलती है। लेकिन उनकी अभी की जो सोच है वो इतनी है, वो बाकी महाराष्ट्र को वगैरह वो चाहते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को हैट्रिक मिले। मेरे हिसाब से ये आज का ये जो अजीत दादा को लेके आना, गवर्नमेंट स्टेबल होते हुए लेके आना, ये सब बातें केवल नरेंद्र मोदी के 272 टारगेट के करीब पहुंचने के लिए जितनी ज्यादा मदद मिलेगी उसके लिए किया गया है। ये नहीं अजीत दादा को लाएंगे तो उनको बोलेंगे हम आपको ये बना रहे, चलो बारामती हमको चुन दो। अब बारामती ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है कि जहां 1991 से लेके आज तक अजीत दादा का बोलबाला रहा है, तो नेचुरली उनका तो कुछ ना कुछ से रहेगा। जो हमने भी देखा है कि जब ये सब डिफेक्शन होने के बाद शरद पवार बारामती गए तो एक प्रकार से उनका ठंडा स्वागत हुआ था। एक प्रकार का एक वो बूढ़ा शेर है मानते, लेकिन बूढ़ा शेर है और जवान शेर वैसे अजीत दादा है। तो इसका फायदा लेके कुछ करे, ये बीजेपी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। और ये किसके लिए कर रही है? इस गवर्नमेंट सिर्फ मेरे हिसाब से हेड बदला जा सकता है, बाकी कुछ नहीं होगा। ये सब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को हैट्रिक दिलाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी, आप इस शो में आए और आपने डिटेल में सारी बातें कही। तो दोस्तों, इस समय मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार में अलग अलग विधायक अलग अलग सुर पकड़ के बैठे हुए हैं। सभी को चाहिए सत्ता का मक्खन, लेकिन अब जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो और अपना हिस्सा मांगने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता भी बैठे हुए हों, तो भला उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़ के आए हुए विधायकों को क्या मिलेगा? ऐसे में मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार में कहीं न कहीं बयानबाजियों की वजह से माहौल बिगड़ता हुआ हमें इस समय दिख रहा है।